Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alu. इंग्लिश टीजीटी पीजीटी को लेकर मैंने फिगर्स और स्पीच स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा आई होप, और अगर नहीं देखा होगा तो पहले उसे देख लीजिए, तब ये सेकेंड लेक्चर आप देखिए। ठीक है, फिगर स्पीच का ये सेकेंड लेक्चर है और हम जो पढ़ चुके हैं उसको मैं बिल्कुल रिवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। अगर मैं हर लेक्चर में रिवीजन ही कराता गया तो बहुत टाइम चला जाएगा, और वैसे भी लेक्चर आपके पास होंगे, आपको अगर रिवाइज करने की ज़रूरत लगती है तो आप वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हमारा फिगर स्पीच जो आपके सामने है दैट इज ककॉफनी। क्या है? ककॉफनी, राइट। देखिए, जहां कहीं भी ये फोन आए वहां समझ जाइए कि कुछ ना कुछ साउंड से संबंधित है, साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ककॉफनी क्या है, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन सेज ककॉफनी इज द यूज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद लाउड हार्श साउंड्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा कि लाउड एंड हार्श साउंड्स होते हैं, इसमें उसका कॉम्बिनेशन होता है। इन रियलिटी एज वेल एज लिटरेचर, रियलिटी में भी होता है और लिटरेचर में भी इसका यूज होता है। इन लिटरेरी स्टडीज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद रफ और अनहार्मोनियस साउंड्स, यानी रफ सा, आपको हर्ट करने वाला, यानी कानों में चुभने वाला साउंड, ऐसा साउंड होता है। ठीक है, अनहार्मोनियस, हार्मनी नहीं होती है इसमें, ऐसे साउंड्स होते हैं। आर यूज फॉर अ नॉइसी और जैरिंग पोएटिक इफेक्ट, यानी नॉइसी जो तेज आवाज वाला हो, जैरिंग मतलब थोड़ा झगड़ालू टाइप, थोड़ा सा किरकिरा सा साउंड, वैसा साउंड, वैसा पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए इसका यूज होता है। ककॉफनी इज कंसिडर्ड द अपोजिट ऑफ यूफनी। यूफनी भी आप पढ़ेंगे आगे, यूफनी का अपोजिट होता है ककॉफनी। यूफनी में क्या होता है, उसमें बड़े अच्छे साउंड्स होते हैं, मेलोडियस साउंड्स होते हैं, हार्मोनियस साउंड्स होते हैं, उनका कलेक्शन होता है, उसको यूज किया जाता है कि सुनने वाले को बहुत अच्छा लगे, राइट। और ककॉफनी उसका ठीक अपोजिट है, सुनने वाले को अच्छा ना लगे, इरिटेट करे, थोड़ा सा चुभे, ऐसा। ठीक है, विच इज द यूज ऑफ ब्यूटिफुल मेलोडियस साउंडिंग वर्ड्स। तो यूफनी क्या है? ब्यूटिफुल मेलोडियस साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, जबकि ककॉफनी उल्टा है, चुभने वाला है। ठीक, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। तो देखिए, एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने है। क्या लिखा है एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में लिखा है ही इज अ रॉटन डर्टी टेरिबल ट्रजिंग स्टूपिड डूड। तो आप देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, तो यहां पर ये सुनने में कितना हार्श लग रहा है, सुनने में जैसे झगड़ालू टाइप का लग रहा है, कानों को चुभने वाला साउंड। देखिए कितना टफ साउंड, हार्श साउंड का यूज किया गया एक साथ। ही इज अ रॉटन डर्टी टेरिबल ट्रजिंग स्टूपिड डूड, तो ये लगने वाला साउंड है। ठीक है, तो देखिए यहां एक्सप्लेन भी किया गया है। इन दिस एग्जाम्पल द cacophonic साउंड ऑफ द सेंटेंस मिरर्स इट्स हार्श टोन। ठीक है, तो ये जो cacophonic साउंड है अपनी हार्श टोन को वो दिखा रहा है। एंड मीनिंग विद हार्ड टी साउंड, आप देख रहे हैं कि इसमें टी साउंड हार्श किया गया, रॉटन डर्टी टेरिबल स्टूपिड, तो ये टी साउंड को आप देखिए किया गया है, जैसे कि डर्टी में आया है, टेरिबल में आया है और ट्रजिंग में आया है। हार्ड साउंड आपका जो है डी का भी है, जैसे डर्टी में, ट्रजिंग में, डूड में, है ना। और इसके अलावा क्या है, एस टी साउंड आ रहा है, स्टूपिड। तो यहां पर क्या किया गया? हार्श किया गया, जिसको थोड़ा सा चिल्ला कर, थोड़ा सा तेज आवाज में बोलना है, थोड़ा सा गुस्सैलू अंदाज में, है ना, इस तरह से। रॉटन डर्टी टेरिबल ट्रजिंग स्टूपिड ड्यूड, तो ऐसे जब बोला ना तो ये हार्श लगा, राइट। तो यहां पर क्या है? ककॉफनी। आगे बढ़ते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छा सा। अब देखिए, जैसे ये है, Clarissa Clean drives an old crumbling Cadillac which has a crumpled bumper and screaming honking horn। तो ये देखिए यहां पर साउंड हार्श लग रहा है, राइट। ये जो हार्श हो रहा है तो कैसे? देखिए, here many hard sounds create cacophony, hard K and C sounds। तो देखिए यहां पर क्लैरिसा क्लीन हार्ड साउंड लिया गया ना, उसके बाद क्या है, यहां लिखा भी आगे। इसी तरह से सी साउंड आ रहा है, जैसा कैडिलैक और क्रम्पल्ड में, है ना, कैडिलैक आगे क्रम्पल्ड, राइट। इसी तरह से एंड हॉन्किंग में आ रहा है हार्ड साउंड, है ना, के का साउंड आ रहा है, हॉन्किंग का साउंड, राइट। हार्ड जी और बी साउंड आ रहा है ग्राम्बलिंग में, बम्पर में, स्क्रीमिंग में आ रहा है साउंड,
स्क्रीमिंग में तो ये जी और साउंड नहीं है, स्क्रीमिंग एंड हॉन्किंग, इसमें एस के साउंड आ रहा है हार्ड, है ना, हॉन्किंग, स्क्रीमिंग तो एस के साउंड है हार्ड, राइट। तो ये जो हार्ड साउंड्स हैं, ये थोड़ा सा जो जोर लगाकर बोले जा रहे हैं, इनका कलेक्शन जब आएगा तो सिंपल है, वहां पर ककॉफनी होगा। एंड आई होप ये क्लियर है, आसान है समझने में, बहुत टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड। अब हम बात करेंगे कैटाफोरा की। किसकी बात करेंगे? कैटाफोरा की। ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और ये मैं बता दूं कि इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कैटाफोरा की बात करेंगे तो देखिए क्या कह रहे हैं, रेफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन अर्लियर एक्सप्रेशन रेफर्स टू और डिस्क्राइब्स अ फॉरवर्ड एक्सप्रेशन। Cataphora is the opposite of anaphora, a reference forward and opposed to backward in the discourse। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है, मैं चाहूंगा कि पहले आप एग्जाम्पल देखिए, फिर इस डेफिनेशन को समझिए, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि पहले डेफिनेशन समझ लिए फिर एग्जाम्पल देखिए, लेकिन कुछ जगहों पर आपको पहले एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है, फिर उसकी डेफिनेशन पर जब आप आएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, पहले आप सेंटेंस को समझिए। इफ यू वॉन्ट सम Here's some parmesan cheese, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने एक छोटा सा क्लू दिया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, क्या चाहिए क्लियर नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर उस क्लू को आगे डिस्क्राइब किया गया कि वो सम किसके बारे में बात हो रही थी, परमेसन चीज के बारे में। तो पहले क्लू दे देंगे, आगे उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इसी तरह से यहां पर देखिए, आफ्टर ही हैड रिसीव्ड हिज ऑर्डर्स द सोल्जर लेफ्ट द बैरक्स। तो यहां पर ही दे दिया, कौन है ही नहीं बताया, ठीक है, क्लू दिया कि है वो कोई पर्सन है, फिर आगे उसको डिस्क्राइब किया कि वो सोल्जर है, राइट। इसी तरह से क्या किया, इफ यू वांट देम देयर आर कुकीज इन द किचन। तो वांट देम, देम क्या है, यहां पर क्लू दिया गया, डिस्क्राइब नहीं किया गया, फिर आगे डिस्क्राइब किया गया कि वो देम क्या है, कुकीज हैं, राइट। तो ये होता है जब पहले क्लू दिया जाए और फिर आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर होता है कैटाफोरा। और एनाफोरा में इसका ऑपोजिट होता है। एनाफोरा में क्या होता है कि पहले डिस्क्राइब कर दिया जाता है, बाद में उसको उसके बारे में आगे कुछ बात होती है, ठीक है। तो अब यहां पर डेफिनेशन जब आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आएगी डेफिनेशन, देखिए, refers to a figure of speech where the earlier expression refers to or describes a forward expression। यानी जो एक्सप्रेशन पहले आया है वो सिर्फ रेफर कर देगा या डिस्क्राइब करेगा, और उसके बाद आगे जो एक्सप्रेशन आएगा वो कह लीजिए डिस्क्रिप्शन में होगा। कैटाफोरा इज द अपोजिट ऑफ एनाफोरा, ये हम पढ़ चुके हैं। अ रेफरेंस फॉरवर्ड एज अपोज टू बैकवर्ड। इसमें क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ ली, हो सकता है ये थोड़ा सा डेफिनेशन टफ लगे, वैसे भी डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं है वहां पर, आपको सिर्फ समझ लेना। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कैटाफोरा में पहले क्लू होगा, बाद में डिस्क्रिप्शन होगा। एनाफोरा में पूरा डिस्क्रिप्शन दे करके बाद में उसके बारे में आगे कुछ होगा, राइट। तो बस ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कैटाफोरा अक्रॉस सेंटेंस इज ऑफन यूज्ड फॉर rhetorical effect, it can build suspense and provide a description for example। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जानबूझकर लिटरेचर में इसको यूज ही इसलिए किया जाता है कि पहले एक सस्पेंस हो और फिर उस सस्पेंस के बाद उस सस्पेंस का खुलासा हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से थोड़ा सा स्टोरीज को या ड्रामा को मजेदार बनाने के लिए सस्पेंस पहले क्रिएट करें और फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया जाए, इसके लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पर लिखा है, ही इज द बिगेस्ट स्लॉब आई नो, ही इज रियली स्टूपिड, ही इज सो क्रूअल, ही इज माई ब्रदर निक। तो पहले बताया गया वो बहुत ऐसा है, वो बहुत वैसा है, ठीक है, और फिर बाद में कहा गया किसको कहा जा रहा है, ही इज माई ब्रदर निक, ठीक। इसी तरह से आफ्टर ही हैड रिसीव्ड हिज ऑर्डर्स द सोल्जर लेफ्ट द बैरक्स। अब ये तो अभी हमने देखा ऊपर, ही इज ऑल्सो अ कैटाफोरिकल रेफरेंस टू द सोल्जर विच इज मेंशन लेटर इन द डिस्कर्स, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि इन्होंने पहले क्लू दिया ताकि चीज़ों को थोड़ा सा सस्पेंस में रखा जाए और उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम वर्ड्स को, जो कुछ यहाँ लिखा है मैं वो सब हिंदी करके एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए टफ हो। मेरा काम ये है कि चीज़ों को ईजी बनाना। तो ईजी बना करके जब मैंने आपके सामने कैटाफोरा को प्रेजेंट किया तो सिंपली ये समझ लीजिए कि
पहले क्लू देंगे, बाद में डिस्क्राइब करेंगे, और इसका यूज इसलिए होता है कि आप चीजों को थोड़ा सा पहले सस्पेंस में रख करके सुनने वाले को थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट करो, फिर जब लास्ट में आप उसका डिस्क्रिप्शन दे दे तो वो और ज्यादा कह लीजिए थोड़ा सा ह्यूमरस हो जाए, है ना। तो इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कायस्मस। ये कायस्मस क्या है समझिए। तो क्या कह रहे हैं, अ वर्ब पैटर्न in which the second half of an expression is balanced against the first but with the parts reversed। एग्जाम्पल से आइए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है he knowingly led and we followed blindly। ठीक है, उसने जानते हुए लीड किया, उसको सब पता था, वो जान रहा था, उसने लीड किया और हमने ब्लाइंडली फॉलो किया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल और आर यू ब्यूटिफुल बिकॉज आई लव यू। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक और एग्जाम्पल देख लिए तो और अच्छे समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ मैरिज इज नॉट दैट एडल्ट्स प्रोड्यूस चिल्ड्रन बट दैट चिल्ड्रन प्रोड्यूस एडल्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जनरली हम किसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड, ठीक है, या सेम वर्ड, ठीक है, सेम एक्सप्रेशंस को यूज कर देते हैं थोड़ा सा घुमाकर या ऑपोजिट करके, उल्टा करके। ठीक है, अब उसका जो यूज होता है वो बैलेंस करने के लिए होता है किसी एक्सप्रेशन को, जैसे कि यहां डेफिनेशन में देखिए दिया है, क्या दिया है, अ वर्बल पैटर्न इन विच द सेकंड हाफ ऑफ एन एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द फर्स्ट बट विद द पार्ट रिवर्स्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सेकेंड हाफ एक्सप्रेशन होगा वो फर्स्ट हाफ के अगेंस्ट होगा। क्या होगा, अगेंस्ट होगा, उल्टा होगा, यानी उससे कहीं ना कहीं ना इत्तेफाकी रखेगा, ना इत्तेफाकी मतलब उससे अग्री नहीं करेगा, उसके अग्रीमेंट से अलग होगा। ठीक है, ऐसा अगेंस्ट होगा, लेकिन पार्ट को रिवर्स में करके बोला जाएगा, रिवर्स कर ज्यादातर कर दिया जाएगा, हर जगह ऐसा नहीं होगा कि रिवर्स वही सारे वर्ड्स हो, पर एक सेंस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम वापस डेफिनेशन में आते हैं तो आप देखिए पहला वाला एग्जांपल छोड़ के दूसरे तीसरे समझिए तो ज्यादा अच्छे समझ जाएंगे। यहां पर क्या है, इन्होंने कहा डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल। तो पहली बार में कहा कि क्या मैं तुम्हें इसलिए प्रेम करता हूं कि तुम सुंदर हो, और आर यू ब्यूटीफुल बिकॉज आई लव यू, या तुम इसलिए सुंदर हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, है ना। तो कहने का मतलब यह कि यहां पर इन्होंने ये रखा कि तुम्हारी सुंदरता ये रीजन है कि मैं तुमसे लव करता हूं, या मेरा लव रीजन है कि तुम मुझे सुंदर लगती हो, ये इन्होंने सेंस रखा। तो ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के एकदम अपोजिट हो गया, अगेंस्ट हो गया। पहले कह रहे हैं नहीं सुंदर हो इसलिए मैं लव करता हूं, और दूसरी बार में कह रहे हैं नहीं तुम्हें लव करता हूं इसलिए तुम सुंदर लगती हो, है ना। तो जहां रिजल्ट को कॉज बताया जा रहा था वहां कॉज को रिजल्ट ऑपोजिट कर दिया गया। तो ये ऑपोजिट हो रहा है और रिवर्स में आ रहा है ना। तो रिवर्स में आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, जल्दी से नेम लीजिए। ऑब्वियसली नेम्स याद रखना बहुत जरूरी है, भूल जाते हैं लोग। तो यहां पर है कायस्मस। ठीक है, तो कायस्मस में ऐसा होता है कि हम रिवर्स में करके लेते हैं और दोनों फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के ऑपोजिट सा लगता है। फिर यहां देखिए द वैल्यू ऑफ मैरिज इज नॉट दैट एडल्ट्स प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैरिज की वैल्यू ये नहीं है कि एडल्ट्स चिल्ड्रन प्रोड्यूस करें, बल्कि ये वैल्यू कि चिल्ड्रन एडल्ट्स प्रोड्यूस करें, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअली आपको एक्चुअल एडल्ट बनाते हैं। मैरिज का ये एक वो है ना। तो रिवर्स में इन्होंने यहां पर भी लिख दिया है, तो सिंपल। अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें रिवर्स में वर्ड्स नहीं आए हैं, पर कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड वर्ड फॉलो है, तो उसको रिवर्स में किया गया और दोनों फर्स्ट हाफ को सेकेंड हाफ के अगेंस्ट किया गया है कि उसने तो जानते हुए लीड किया लेकिन हमने ब्लाइंडली फॉलो किया, है ना। ऐसे होता है। तो यहां पर कायस्मस है जहां फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो और जनरली रिवर्स में वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, द आर्ट ऑफ प्रोग्रेस इज टू प्रिजर्व ऑर्डर अमिड चेंज एंड टू प्रिजर्व चेंज अमिड ऑर्डर। और भी एग्जांपल्स हैं, तो सिंपली आपको दिख रहा है द आर्ट ऑफ प्रोग्रेस इज टू प्रिजर्व ऑर्डर अमिड चेंज एंड टू प्रिजर्व चेंज अमिड ऑर्डर। तो रिवर्स करके कहा जा रहा है ना। डोंट
स्वेट द पेटी थिंग्स एंड डोंट पेट द स्वीटी थिंग्स, ठीक है। तो ऑपोजिट करके, रिवर्स करके लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली कायस्मस है। वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, ठीक है। तो रिवर्स करके दिया गया है, अपोजिट अगेंस्ट हो रहा है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के, तो क्या है, कायस्मस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे। ये ज्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए चीजें। फिर है क्लाइमैक्स। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एंटी क्लाइमैक्स पढ़ाया था, तभी मैंने क्लाइमैक्स भी पढ़ाया था, ठीक है, पर यहां आ गया तो फिर से देख लीजिए। क्लाइमैक्स क्या है, आपको पता है कि क्लाइमैक्स, किसी मूवी का क्लाइमैक्स होता है तो क्या होता है, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, लास्ट में पता चलता है कि अच्छा ये रीजंस था ये चीजें होने का, है ना, ये लास्ट में उसका एक एंड होता है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाइमैक्स क्या है, refers to a figure of speech in which words, phrases और clauses are arranged in order of increasing importance। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे बाद में आता जाएगा। एंटी क्लाइमैक्स में इसका उल्टा था, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को ले आते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यहां पर क्या है, सबसे पहले कम इंपॉर्टेंट चीज, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है, लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। ये है क्लाइमैक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर आर थ्री थिंग्स दैट विल एंड्योर, फेथ, होप एंड लव, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज लव। अब देखिए यहां पर कह दिया गया है कि तीन चीजें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, और उसमें इन्होंने फेथ, होप एंड लव की बात किया, ठीक है, और बाद में ये भी कह दिया कि सबसे ग्रेट है वो लव है। इसका मतलब लव को सबसे ज्यादा बताया गया है, लव यहां लास्ट में आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ऑब्वियसली क्लाइमैक्स है। इसी तरह से he sacrificed his business, his home and his honor for political gain। तो अब सैक्रिफाई क्या क्या किया, बिजनेस किया, फिर होम किया, तो बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होम है, होम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑनर है, तो आपने ऐसे रखा, ठीक। फिर क्या है, सिंस कॉन्कर्ड वॉज लॉस्ट, फ्रेंडशिप वॉज लॉस्ट, fidelity was lost, liberty was lost, all was lost, ठीक है। तो लाइन से ये रखते जा रहे हैं इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लाया जा रहा है, ये क्लाइमैक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान था क्लाइमैक्स में, आई डोंट थिंक कि आपको कंफ्यूजन होगा, बस इतना समझ लीजिए कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को इंट्रोड्यूस करना है। अब बात करते हैं हम डिस्फेमिज्म की, किसकी, डिस्फेमिज्म। डिस्फेमिज्म क्या है, refers to the use of a harsh, more offensive word instead of one considered less harsh, ठीक है। Dysphemism is often contrasted with euphemism। Dysphemism are generally used to shock or offend, ठीक है। होता क्या है कि कभी मान लीजिए कि हम लोगों के वहां, तो मैंने जो देखा है माहौल, लोग जब बात करते हैं किसी से, और स्पेशली जब कोई झगड़े फसाद वाली बात होती है, तो वो जानबूझ करके ऐसे वर्ड्स बोलना चाहते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो, मतलब वो उस बात को थोड़ा अच्छे वर्ड्स से भी कह सकते हैं, पर वो नहीं यूज करते हैं, वो और ज्यादा टफ, और ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज करते हैं ताकि सामने वाला हर्ट हो। तो डिस्फेमिज्म वहीं पाया जाता है जहां पर स्पीकर जानबूझ के ऑफेंसिव वर्ड, हार्श वर्ड्स बोलता है सामने वाले को हर्ट करने के लिए, जबकि वो उस चीज को थोड़ा अच्छे वर्ड्स में भी बोल सकता है ना, तो वहां क्या होगा, डिस्फेमिज्म होगा। और यूफेमिज्म उसका ऑपोजिट है। यूफेमिज्म वहां होता है जहां पर आप टफ वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, पर आप जानबूझकर थोड़ा इजी वर्ड्स, थोड़ा सा काम वर्ड्स यूज करते हैं, है ना, सूदिंग वर्ड्स यूज करते हैं ताकि सामने वाला हर्ट ना होने पाए, और अगर हर्ट है तो थोड़ा सूद हो जाए, ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हैं यूफेमिज्म में, जबकि डिस्फेमिज्म में जानबूझकर हार्श वर्ड्स यूज करते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, लेट अस सी द एग्जांपल्स। अब जैसे पोस्टल मेल को आपने कह दिया स्नेल मेल, आपके हिसाब से पोस्टल मेल बड़ा धीमे पहुंचता है, आपने कह दिया अरे ये तो स्नेल मेल है, उसको पोस्टल मेल नहीं कह रहा, अरे भैया मैंने स्नेल मेल से भेजा है, राइट। तो जानबूझकर हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर कैंसर स्टिक इन रेफरेंस टू अ सिगरेट, सिगरेट को आपने, कोई मान लीजिए कोई दोस्त आपका सिगरेट पी रहा है,
ना पिए तो अच्छा है। मान लीजिए कोई पी रहा है, आप गए उसके बाद आपने कहा अरे ये तो तुम ये क्या कैंसर स्टिक यूज कर रहे हो, तो जानबूझकर हार्श वर्ड यूज किया ताकि उसको लगे, उसको हर्ट करे और वो उसको छोड़ दे, है ना। तो ये यहां पर क्या है, डिसफेमिज्म। फिर क्या है, एग हेड फॉर जीनियस। अगर कोई जीनियस है उसको जीनियस ना कह के अरे वो एग हेड है भैया, है ना। एग हेड मतलब कैसे, गोल सा बड़ा सा हेड किसी का हो, एग जैसा। वार्म फॉर फूड, वार्म फूड फॉर डेड, ठीक है। डेड के लिए आप मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, किसी की डेड बॉडी है, आपने कहा ये तो कीड़े मकोड़ों का खाना है, उनका भोजन है, तो ये हार्श वर्ड है ना। इसी तरह से पिक फॉर पुलिसमैन, किसी पुलिसमैन को कोई इस तरह से कह दे अगर, तो वैसे ये एग्जाम्पल मुझे अच्छा नहीं लग रहा पर है, तो देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। ओके, बुलशिट फॉर लाइज। अब बुलशिट किसी ने कह दिया, बुलशिट ऑफेंसिव वर्ड है ना, बुलशिट, वी डोंट यूज सच वर्ड्स। तो लाइज के लिए कह दिया अरे मैं इन सब बुलशिट्स पर यकीन नहीं करता हूँ, इन झूठ पर यकीन नहीं करता हूँ, कहना चाह रहे हैं झूठ पर कह रहे हैं क्या, बुलशिट। तो हार्श वर्ड, राइट। तो हार्श वर्ड जहां पर आ गया वहां डिस्फेमिज्म। फिर डेट ट्री एडिशन फॉर द पेपर वर्जन ऑफ अ पब्लिकेशन दैट कैन बी फाउंड ऑनलाइन। डेट ट्री एडिशन आपने कह दिया पेपर वर्जन के, है ना, पेपर हमें पता है ट्री से बनता है, तो उसको आपने डेट ट्री एडिशन कह दिया, ठीक। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसफेमिज्म, जहां पर हम ऑफेंसिव और हार्श वर्ड, हार्श टोन यूज करते हैं जानबूझकर किसी को ज्यादा हर्ट करने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर है एलिप्सिस। ओके, अब ये एलिप्सिस क्या है, refers to the omission of a word or words. It refers to constructions in which words are left out of a sentence but the sentence can still be understood. क्या करते हैं, किसी वर्ड या एक या कुछ ज्यादा वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करते हैं कि जिसमें से एक आध वर्ड गायब हो पर सेंटेंस फिर भी समझ में आ जाए, जो उसका रीडर है या जो ऑडियंस मान लीजिए डायलॉग सुन रही है या लिसनर है, वो समझ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है पर वो वर्ड वहां पर ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। लेसी कैन डू समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम बट आई डोंट नो व्हाट, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, लेसी कैन डू समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लेसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ तो कर सकती है, बट आई डोंट नो व्हाट, लेकिन मुझे नहीं पता क्या। तो आगे वो कह सकते थे ना कि क्या वह कर सकती है, तो क्या वह कर सकती, शी कैन डू, हटा दिया, बस यहां पर छोड़ दिया, सेंटेंस समझ में आ गया, मुझे लेसी कुछ कर सकती है पर मुझे नहीं पता क्या, तो सेंटेंस का पूरा सेंस आ गया पर वर्ड्स ओमिट कर दिए गए। इसी तरह से शी कैन हेल्प विद द हाउस वर्क, नैन्सी कैन, ठीक है, नैन्सी कैन टू। अब क्या कर दिया, कहा गया कि शी कैन हेल्प विद द हाउस वर्क, हाउस वर्क में वो मदद कर सकती है, नैन्सी भी कर सकती है। अब नैन्सी भी क्या कर सकती है, वर्ड्स क्या ओमिट किए गए, हेल्प विद द हाउस वर्क, नैन्सी भी घर के काम में मदद कर सकती है, तो पूरा घर के काम में हटा दिया, सिर्फ इतना कह दिया नैन्सी भी कर सकती है ना। तो अंडरस्टूड है पर वर्ड्स ओमिटेड है। जॉन कैन स्पीक 7 लैंग्वेजेस बट रॉन कैन स्पीक ओनली 2। आगे लैंग्वेजेस नहीं बोला पर अंडरस्टूड है कि लैंग्वेजेस की ही बात हो रही है ना। इसी तरह से आई डोंट नो हाउ टू से दिस, शी सेड लुकिंग डाउन, ठीक। तो आई डोंट नो हाउ टू से दिस, मुझे नहीं पता ये कैसे कहना है, शी सेड, फिर आगे लुकिंग डाउन, राइट। फिर यू मीन ही इज करके छोड़ दिया, यस ही इज गॉन, आई एम सॉरी, ठीक। तो यहां पर एक तरह से अंडरस्टूड करके छोड़ा, वर्ड्स को ओमिट किया गया है, राइट। तो क्या है यहां पर, एलिप्सिस। तो एलिप्सिस में क्या करते हैं, वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं पर सेंस पूरा आ जाता है। अब बात करेंगे यूफेमिज्म की। अभी हमने डिसफेमिज्म पढ़ा, मैं वापस आता हूं तो आप देखिए, यहां पर हमने बात की थी ना, गिव मी अ मोमेंट। ओके, देखिए डिसफेमिज्म हमने पढ़ा था, तो यहां यूफेमिज्म भी पढ़ा था ना। मैंने बताया था कि डिसफेमिज्म वो होता है जहां जानबूझकर हार्श वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो लिसनर को हर्ट करे, ऐसे वर्ड्स जानबूझकर यूज किए जाते हैं, ठीक है। और यूफेमिज्म में क्या करते हैं, उसका ठीक अपोजिट हो जाता है। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनऑफेंसिव टर्म
फॉर वन कंसिडर्ड ऑफेंसिवली एक्सप्लिसिट, यानी कोई चीज बुरी है, आप बुरी भी बोलना चाह रहे हैं लेकिन उस बुरी को भी थोड़ा सा नॉर्मल करके सूदिंग वर्ड में बोल रहे हैं, अच्छा करके बोल रहे हैं, बुरी बात को भी अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इन शॉर्ट कि कोई पागल है तो आपने उसको सीधा सीधा पागल ना बोल कर कह दिया कि अरे वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है ना, ऐसा बोल दिया। या आपने कह दिया कि वो थोड़ा सा परेशान है, वो दिमागी तौर पे सही नहीं है, ऐसे बोल दिया। तो ये क्या है, ये आपने सीधा सीधा हार्श वर्ड ना यूज करके सूदिंग वर्ड यूज किए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा यूफेमिज्म। तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या है, गोइंग टू द अदर साइड फॉर डेथ, पास्ड अवे फॉर डाई, यानी कि अगर आप किसी की डेथ हो गई, आपने सीधा सीधा ये नहीं कहा कि ही डाइड, आपने कह दिया ही पास्ड अवे। तो पास्ड अवे क्या है, एक थोड़ा सा कम हार्श वर्ड है डाई के कंपैरिजन में। इसी तरह से यू आर बिकमिंग अ लिटिल थिन ऑन टॉप, मतलब किसी को कोई गंजा हो रहा है तो आप उसे गंजा सीधा ना कह करके क्या कह रहे हैं कि यू आर बिकमिंग अ लिटिल थिन ऑन टॉप, थोड़ा सा ऊपर से आप थोड़ा थिन हो रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से आवर टीचर इज इन द फैमिली वे, ठीक है, इज इन द फैमिली वे। तो प्रेग्नेंट है तो सीधा सीधा प्रेग्नेंट ना कह करके आपने क्या कह दिया, इज इन द फैमिली वे, राइट। इसी तरह से ही इज अ लिटिल टिप्सी, तो ड्रंक की जगह क्या कह दिया, टिप्सी कह दिया। वी डू नॉट हायर मेंटली चैलेंज्ड पीपल, तो मेंटली चैलेंज्ड कह दिया स्टूपिड की जगह, ठीक। इसी तरह से ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, डिसेबल्ड और लर्निंग चैलेंज, ठीक है। मतलब कोई अगर डिसेबल्ड पर्सन है, आपने सुना होगा, आप नहीं कहते किसी को कि ही इज डिसेबल्ड, आप कहते हैं स्पेशल चाइल्ड या स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड, ऐसा बोल देते हैं ना। तो सीधा सीधा डिसेबल्ड नहीं बोला जाता, दैट इज हार्श वर्ड। तो यूफेमिज्म क्या है, एक तरह से के लिए तमीज सिखाती है लोगों को, उसमें आप हार्श वर्ड्स को ना यूज करके सूदिंग वर्ड्स यूज करिए। फिर है आयरनी, सबसे ज्यादा सुना होगा इसके बारे में आप लोगों ने अगर लिटरेचर पढ़ा होगा, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इसका यूज होता भी है लिटरेचर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरनी में क्या है, द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द ऑपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग, ऐसे वर्ड्स का इस तरह से यूज किया जाए कि उनका जो लिटरल मीनिंग है उससे ऑपोजिट कुछ कन्वे करें, राइट। A statement or situation where the meaning is contradicted by the appearance or presentation of the idea, यानी कि वर्ड्स कुछ बोल रहे हैं लेकिन वहां पे जो अपीयरेंस है, जो प्रेजेंटेशन है उस आइडिया का, उससे वो कंट्रास्ट कर रहा है, उसके ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है ना। तो कैसे, हिज अरेंजमेंट वॉज एज क्लियर एज मड, अब बोल दिया उसका अरेंजमेंट उतना क्लियर था जितना कि मड, ठीक है। आप कहेंगे सर एज का यूज हुआ तो यहाँ सिमिली है, सिमिली भी है, कई बार एक सेंटेंस में कई फिगर स्पीच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक सेंटेंस में एक ही फिगर स्पीच हो सकता है। तो एज क्लियर एज मड जब बोला तो क्या हुआ, उतना ही क्लियर जितना कि मड। तो क्या मड क्लियर होती है, नहीं होती है, पर बोल इसलिए दिया गया ताकि एक ह्यूमरस इफेक्ट आए और ऑपोजिट सेंस दिया जाए, ठीक है, आयरनी। इसी तरह से द नेम ऑफ ब्रिटेन्स बिगेस्ट डॉग वाज टाइनी, आयरनी क्रिएट की जा रही है कि बताओ ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा डॉग है उसका नाम क्या है, टाइनी। टाइनी तो छोटी चीज को कहते हैं ना, राइट। तो ऑपोजिट जा रहा है, आइडिया के ऑपोजिट जा रहा है। फिर क्या है, यू लाफ एट अ पर्सन हु स्लिप्ड स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो यू हैव स्लिप टू। तो कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे पर्सन पर हंस रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस दिया गया कि आप ऐसे पर्सन पर हंस रहे हैं जो किसी केले के छिलके पर फिसल गया, और अगली बात जो आपको पता चलती है कि आप खुद भी फिसल गए हैं, राइट। द बटर इज एज सॉफ्ट एज अ स्लैब ऑफ मार्बल, बटर उतना सॉफ्ट है जितना कि मार्बल का स्लैब। तो मार्बल का स्लैब तो सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। ओ ग्रेट नाउ यू हैव ब्रोकन माई न्यू कैमरा, अरे बहुत अच्छा तुमने मेरा नया कैमरा तोड़ दिया। तो ये जो आयरनी है ना, आयरनी आप ऐसे समझ लीजिए कि वर्ड कुछ और यूज किए जा रहे हैं, आइडिया कुछ और दिया जा रहा है, एक्सप्रेशन कुछ और आ रहा है और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, ठीक है। मेनली एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए होता है कि लोग हंसें,
मेनली इसलिए होता है, ठीक। और कई बार हंसने के लिए नहीं भी होता है, पर कई बार मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशन को घुमा कर प्रेजेंट करने के लिए होता है, कि ऑडियंस उसमें थोड़ा सा माइंड अपना लगाए समझने के लिए कि क्या हुआ यहाँ पर, राइट। तो ये होता है आयरनी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयरनी लिटरेचर के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बात आती है लिटोट्स की। लिटोट्स क्या है? अ फिगर स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ एन अंडरस्टेटमेंट in which an affirmative is expressed by negating its opposite, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट क्या है? चलिए पहले इसके एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सिंग इट्स नॉट द बेस्ट वेदर टुडे ड्यूरिंग अ हरिकेन वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ लिटोट्स, implying through ironic understatement that the weather is in fact horrible, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे मान ली कहीं हरिकेन आ गया। हरिकेन क्या होता है? वो जो आपको पता होगा ना, भंवर जो आती है, तो वो हरिकेन अगर कहीं आ गया और ऑब्वियसली वेदर फिर हॉरिबल होगा, लोग डरेंगे कि हरिकेन से तो बहुत तबाही हो जाएगी, ठीक है। पर बोलने वाला उसको सीधा सीधा ये नहीं कह रहा है कि वेदर बहुत हॉरिबल है या वेदर बहुत खराब है या अच्छा नहीं है। वो सीधा सीधा क्या कह रहा है? वो मतलब सीधा सीधा ना कह करके क्या कह रहा है? इट्स नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, आज बेस्ट वेदर नहीं है। तो अंडरस्टेट कर रहा है ना, उसको बोलना चाहिए बहुत खराब है, पर वो उसे अंडरस्टेट करके कह रहा है बेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है ना। तो ये अंडरस्टेटमेंट कहलाता है क्या? लिटोट्स। यानी आप नेगेटिव बात को इस तरह से बोलिए, सूदिंग के लिए नहीं। अगर सूदिंग करके लिए बोलेंगे तो वो क्या होगा? यूफेमिज्म हो जाएगा। किसी बुरी चीज को, बुरे वर्ड को, ऑफेंसिव वर्ड को सूदिंग वर्ड में बोलेंगे तो वो यूफेमिज्म हो जाएगा। यहाँ सूदिंग वर्ड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी चीज को जो एक्चुअली नेगेटिव है उसको बहुत हल्के में बताया जा रहा है और पॉजिटिव में बताया जा रहा है, राइट, ऐसा करके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दे डू नॉट सीम द हैप्पीएस्ट कपल अराउंड। मान लीजिए कोई है, बहुत आपस में जो है उनमें झगड़ा फसाद होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा एकदम मतलब भयानक वाला होता है, पर उनके बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि इनका कपल तो बहुत खराब है, ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि कह रहे हैं ये हैप्पीएस्ट कपल नहीं लग रहे हैं आसपास में, ठीक। द आइसक्रीम वॉज नॉट टू बैड। मान लीजिए आइसक्रीम आपको बहुत खराब लगी, एकदम मतलब फेंकने लायक लगी, तब आप कह रहे हैं कि आइसक्रीम बहुत बुरी नहीं थी, या अच्छी बहुत लग गई, बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई, और कह रहे हैं कि आइसक्रीम ज़्यादा बुरी नहीं थी। कहना चाहिए बहुत अच्छी लग रही है, पर क्या कह रहे हैं? आइसक्रीम ज़्यादा बुरी नहीं थी। फिर न्यूयॉर्क इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, जबकि आप कहना चाहेंगे कि न्यूयॉर्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, पर आप क्या कह रहे हैं? न्यूयॉर्क इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, आम सिटी नहीं है। फिर योर कमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स आर नॉट यूजलेस। तुम्हारे कमेंट्स जो पॉलिटिक्स में वो यूजलेस नहीं, जबकि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर कहना ये ना कह करके ये कह रहे हैं कि यूजलेस नहीं है। इसी तरह से यू आर नॉट एज यंग एज यू यूज्ड टू बी। कोई मान लीजिए बूढ़ा हो गया, उससे ये नहीं कह रहे कि आप बूढ़े हो गए, बल्कि सीधे सीधे क्या कह रहे हैं? आप उतने यंग नहीं है जितने आप हुआ करते थे। फिर आई कैन नॉट डिसएग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत पसंद आया, आप उससे ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, बल्कि सीधे मतलब उसको अंडरस्टिमेट करके, अंडरस्टेट करके क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री नहीं हो सकता। फिर क्या, विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट अ बैड प्ले राइट एट ऑल। अब देखिए हमें पता है कि लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर वॉज द बेस्ट प्ले राइट, पर क्या कह रहे हैं कि वॉज नॉट अ बैड प्ले राइट एट ऑल। अगर आप पूरी तरह से देखें तो बुरे प्ले राइट नहीं थे, वो ये कह रहे हैं, तो अंडरस्टेट कर रहे हैं, राइट। ओके, फिर है मैरिज्म। अब ये मैरिज्म क्या है? It is a figure of speech by which something is referred to by a conventional phrase that enumerates several of its constituents or traits. पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल से, फिर उस पर आते हैं। जैसे फ्लैश और बोन आपने कहा बॉडी के लिए, यानी आप किसी एक चीज को रेफर करना चाह रहे हैं, पर उस चीज का नाम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि उससे रिलेटेड चीजों का नाम लेकर के आप ये चाहते हैं कि लिसनर समझ जाए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो वहां मैरिज्म होता है। जैसे फ्लैश एंड बोन आपने कहा, तो आप समझ जाइए कि आप चाहते हैं कि लिसनर समझ जाए कि मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, फ्लैश एंड बोन। फिर सन सैंड एंड वाटर बोल करके आप
चाह रहे हैं कि लिसनर समझ जाए कि आप बीच की बात कर रहे हैं, राइट। तो जहां पर आप सीधा सीधा किसी वर्ड को, किसी ऑब्जेक्ट को उसके नाम से एक्सप्रेस ना करके उससे रिलेटेड वर्ड्स को यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि लिसनर समझ जाए, तो आप समझ जाइए वहां पर क्या है, मैनरिज्म है। तो ये मैंने कुछ फिगर स्पीच आपको पढ़ाएं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी फिगर स्पीच पढ़ाऊंगा। एंड ऑब्वियसली मैं सारे एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भूल जाते हैं लोग, और यही ऐसे हैं जो मैंने सारे पढ़ाए। तो अगर आप थोड़ी देर बाद आपसे इसका नाम पूछा जाए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या करना है, रिविजन करना है। रिविजन में यही करना है कि एक एक वीडियो को आप 2 बार 3 बार, जब तक एकदम माइंड में सेट ना हो जाए, देखिए, ठीक है। और अभी तो हमारे पास टाइम है अच्छे से तैयारी करने का, तो एकदम डीप स्टडी हम कर सकते हैं, एकदम थरो स्टडी, तो वैसे हम करेंगे ऑब्वियसली। तो सारे फिगर स्पीच आप इसी तरह से पढ़ेंगे और याद रखने के लिए रिवाइज करेंगे। और जब भी लिटरेचर में कुछ भी देखिए, कोई भी सेंटेंस, तो उसमें फिगर स्पीच फाइंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।